गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस किया था। इस सिलेबस के डिस्कशन के साथ में हमने ये देखा था कि HAP जो सब्जेक्ट है वो हमारे फार्मा से कैसे कोरिलेट करता है, HAP के हमारे फार्मा में क्या क्या स्कोप्स हैं, और इसके सिलेबस को हमने बाय वन यूनिट वाइज हमने इसको डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन बॉडी का पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट एनालाइज करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्टिव पार्ट देखना है, तो हम पहले बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी से। एनाटॉमी की डेफिनेशन को यदि हम देखते हैं तो इट इज़ द एनाटॉमी, ग्रीक एनाटॉम, इट मीन्स डिसेक्शन, is the branch of biology concerned with the study of the structure of organism and their parts. Anatomy ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड था एनाटॉम, यहाँ से निकल के आया है एनाटॉमी, जिसका मतलब होता है डिसेक्शन। ये एक प्रकार की ब्रांच है बायोलॉजी की जो कंसर्न करता है विथ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। मतलब कि जो हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है उसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर से वो कैसा दिखता है, कितने उसमें पार्ट्स हैं, उस सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल हम बात करें लीवर की, तो लीवर क्या है, एक ऑर्गन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका वेट कितना होगा, उसका साइज कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे, एनाटॉमी में। Anatomy is the science that deals with the structure of the body and the relationship of various parts to each other. जो एनाटॉमी है एक ऐसा साइंस है जो डील करता है बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ में, तो डील करता ही है, पर साथ में वो जो वेरियस पार्ट हैं बॉडी के, अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो ऑर्गन है, उनके बीच के रिलेशनशिप को भी वो स्टडी करता है। द डिसिप्लिन ऑफ एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, जो एनाटॉमी है वैसे तो बहुत सारे पार्ट में हम बहुत सारे क्लासिफाइड हम एनाटॉमी को कर सकते हैं, बहुत तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, बट बी फॉर्म लेवल पे हम इसको ओनली 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलेंगे। सेकेंड होगा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी जो होता है वो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, मतलब उसके लिए हमको किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, जो हम आंखों से देख पा रहे हैं। जैसे हमारा सपोज हमने डिसेक्शन किया, डिसेक्शन करने के बाद जब जब हमने हार्ट बाहर निकाला तो हार्ट को हम देख पा रहे हैं, तो वो हो गई हमारी मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी, एग्जामिनेशन ऑफ एन एनिमल्स बॉडी पार्ट यूजिंग अनएडेड आई लिस्ट, मतलब कि एग्जामिन करना आँखों से ही हम एग्जामिन करें किसी भी ऑर्गन को कि हमें ऑर्गन दिख रहा है, हार्ट हमको दिख रहा है, तो वो हो गई हमारी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको ऐसी एनाटॉमी जिसकी स्टडी के लिए हमको किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, वो होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्टडी of the tissues of various structures known as histology and also in the study of the cell। मतलब कि किसी भी ऑर्गन का हमको कोई पार्ट स्टडी करना है, उसकी कुछ सेल्स को हमको काउंट करना है, उस सेल्स की ग्रोथ को हमको देखना है, या फिर कुछ टिश्यू का पार्ट हमें देखना है, टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू यदि हमको उसमें देखना है, एपिथेलियल टिश्यू यदि हमको उसमें देखना है, तो हम किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप की थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे, तो वो हमारी एनाटॉमी होगी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी की। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी की, इसको हम ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी में फर्स्ट वन इज दैट
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम साइटोलॉजी। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, इस डिपार्टमेंट वाइज इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, हम यहाँ पर भी अलग अलग जाके स्टडी को कर सकते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज जहाँ हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, ऑस्टोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, ऑर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्पेंचोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। ऊपर बात हम कर ली हमने डेफिनेशन की, एनाटॉमी की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। Physiology is the science of life which deals with normal function of the body. फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है एक ऐसा साइंस जो डील करता है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के साथ में। हमने ऊपर बात की थी लीवर के एग्जाम्पल को लेके कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, लीवर का साइज क्या है, लीवर का वेट कितना है, तो इट्स ऑल अबाउट एनाटॉमी। बट लीवर क्या काम कर रहा है, वो हमारे खाना जो हम भी खाना खा रहे हैं उसको वो कैसे मेटाबोलाइज कर रहा है, वो कैसे हमारे जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से प्रोटीन निकाल के उसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट फंक्शन, इट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ विच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के फंक्शन को जो डील करे या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन को जो डील करे, इट्स कॉल्ड फिजियोलॉजी। इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम is the body functions together normally as a single unit. फिजियोलॉजी जो है एक प्रकार से हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं, बट साथ में वो कैसे यूनिट वाइज चल रहे हैं। जैसे लीवर यदि हमारे खाने को मेटाबोलाइज कर रहा है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, उसके बाद मतलब बैक टू बैक क्या फंक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो वो सारे फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में लेकर आना, इस स्टडी को भी हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन यदि हम देखें तो ये है, फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, ठीक है, उन सब के फंक्शंस को और उस सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उसके भी फंक्शंस को स्टडी करना, इट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजी। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी यार, 3 टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी होती है। एक तो होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को देखते हैं। एक होता है एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे प्री क्लिनिकल में जो भी हम एनिमल्स यूज़ करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल एंड क्लिनिकल ट्रायल, ये हम बहुत आगे पढ़ेंगे। अब केवल समझ लीजिए क्या होता है। तो इसमें हम एनिमल की जो स्टडी करते हैं, एनिमल के फंक्शंस के, एनिमल के बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी की जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स जो है, उसकी जो स्टडी करते हैं वो हम करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में। एंड प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की भी अपनी एक फिजियोलॉजी होती है और उसकी अपनी एक एनाटॉमी भी होती है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडीज एज जनरल फिजियोलॉजी, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक प्रकार से हम जनरल फिजियोलॉजी उसकी देख सकते हैं। सेकंड, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारे इस सिलेबस में एक पार्ट है, एक चैप्टर है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स का, वो हम देखेंगे। तो उसकी फिजियोलॉजी, ब्लड की फिजियोलॉजी, ब्लड हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करता है, क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मसल फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेनल फिजियोलॉजी एंड एक्सक्रीशन, एंडोकार्डियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस में आएंगे हमारे नोज, ईयर, टंग, ये सारे, स्किन, ये हमारे सब सेंसेस में आएंगे। तो ये तो बात कर लिया हमने स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी की एंड डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा,
व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी। हमारा जो सब्जेक्ट है उसी की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है और उसके क्या स्कोप्स है वो हमने अभी देखे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारी इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। मतलब हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस किस लेवल में ऑर्गेनाइज्ड है वो हम देखेंगे। तो हम पहले एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, 2 से 3 मंजिल एक बिल्डिंग है, वो खड़ी हुई है। तो वो कैसे बनी है? तो एक बिल्डिंग है, एक प्लॉट एरिया है। सबसे पहले उसके पास एक प्लॉट है, प्लॉट में वो बिल्डिंग बनी है। तो बिल्डिंग किस चीज़ से बनी है? दीवारों से मिलके बनी है। पहले तो उसमें रूम्स बने हैं। रूम्स किससे बने हैं? दीवारों से बने हैं। दीवार किससे बनी है? ईंटों से बनी है। ईंट ईंट किससे बनी है? क्ले से बनी है, मिट्टी से बनी है। तो बेसिक यूनिट क्या हो गया उस बिल्डिंग का? क्ले, मिट्टी, या हम कहें ईंट। ईंट किससे बन के बनी है? ईंट जो है वो बनी है, सॉरी, ईंट जो बनी है क्ले से बनी है। तो क्ले एक प्रकार से क्या हो गया हमारा? केमिकल, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें केमिकल लेवल्स की, ठीक है, इसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बिल्डिंग पे देखते हैं। बिल्डिंग में जो क्ले है, क्ले से बना है ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट। तो मिट्टी ने बनाया ईंट को, ईंट ने बनाया दीवार को, दीवार ने बनाया रूम को, रूम ने बनाया फ्लोर को, फ्लोर ने बनाया पूरी बिल्डिंग को। तो ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो हमने बात की थी क्ले की। तो क्ले मतलब केमिकल। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे मिलके बनती है सेल। सेल मतलब ईंट। ईंट बनी, ईंट बनने के बाद बने टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या हो गया? दीवार। ईंट से बनी दीवार, टिश्यू मतलब सेल से बनी। सेल से क्या बनी? दीवार। सेल से बनी हमारी दीवार। दीवार से क्या बना हमारा? रूम। रूम मतलब ऑर्गन। रूम से क्या बना हमारा? पूरा एक फ्लोर। फ्लोर मतलब सिस्टम, एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम के बाद एक हमारी पूरी बॉडी बन गई, मतलब हमारा पूरा फ्लोर खड़ा हो गया। तो अब हम लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम को एज अ बायोलॉजी समझेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी जिससे आपको समझ में आए कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनती। जैसे एक बिल्डिंग बनती है वैसे ह्यूमन बॉडी बनती है। तो आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ में आया हो। पहले हम बात करते हैं केमिकल लेवल की। तो केमिकल लेवल एक केमिकल लेवल होता है जिसमें हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे मिलके बनता है सेल। तो सेलुलर लेवल पे सेल से बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल, और ऑर्गेनिज्म लेवल से हमारे पूरा कंप्लीट बॉडी हमारा बन जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो हमने देखा केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। अब इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। केमिकल लेवल, मोस्ट बेसिक लेवल्स, टू और मोर एटम्स ज्वाइंट्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स लाइक COON एक्सेट्रा। केमिकल लेवल क्या है? एक प्रकार से बहुत ही बेसिक लेवल है, मोस्ट बेसिक लेवल है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके ज्वाइंट होके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं और उसके बाद में हमारी बॉडी में प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। केमिकल लेवल के बाद आता है हमारा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ द बॉडी, दैट इज सेल। सेल जो है हमारा एक प्रकार से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी है। मतलब हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन सेल। ओनली सेल पे ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का फंक्शन डिसाइड होता है। हमारी बॉडी की सेल ही डिसाइड करती है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना है और हमारी बॉडी को फंक्शन कैसा करना है। थर्ड लेवल होता है टिश्यूज लेवल। Tissue level, these are the group of cell which works together to perform a particular function. टिश्यू क्या है? एक प्रकार से सेल का एक ग्रुप है जो आपस में मिलके पर्टिकुलर फंक्शन को करता है। ऑर्गन्स लेवल, different types of tissues combine together to form organs
which do proper functioning of body. Example lungs, हार्ट एक्सेट्रा. ऑर्गन लेवल हमने क्या देखा, केमिकल से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू ने मिलके बनाया क्या, ऑर्गन. तो ऑर्गन जो टिश्यू क्या करते हैं, कंबाइन होके एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं और ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए फंक्शन करता है. जैसे हार्ट है वो हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है. हमारे बॉडी के ब्लड को क्या कर रहा है, पंप करने का काम कर रहा है. अनप्यूरिफाइड ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है. तो वो क्या हो गया, ऑर्गन. ऑर्गन किससे फॉर्म हुआ, टिश्यू से. ऑर्गन लेवल के बाद हमारा आता है सिस्टम लेवल. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन ने मिलके एक पूरा सिस्टम बना दिया. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल हम बात करें, माउथ हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गन है, बट इन सब ने मिलके क्या बना दिया, सिस्टम बना दिया. तो इट्स कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. तो ये बात हमने कर ली लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज्ड एंड बॉडी सिस्टम की, कि एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी सुई एक पूरा पहाड़ खड़ा कर सकती है. वैसे एक छोटी सा केमिकल हमारी पूरी बॉडी को बना सकता है. अब हम बात कर रहे हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस की. हर लिविंग थिंग का एक जनरली लाइफ प्रोसेस होता है जो जनरली हम देखते हैं, हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं. लिविंग थिंग जितनी भी होगी वो बेसिक लाइफ प्रोसेस को फॉलो करेगी. उसको जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए ये सारी प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. एक लिविंग थिंग होती है, एक नॉन लिविंग थिंग होती है. नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो कोई किसी भी प्रकार का लाइफ प्रोसेस फॉलो नहीं करती, बट जो लिविंग थिंग होती है वो हमारी सारी लाइफ प्रोसेस की जितने भी पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, उसको वो फॉलो करती है. लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ. मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है, एक प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक प्रोसेस है जो उसको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत नेसेसरी होता है. ठीक है. अपनी लाइफ को यदि उसे आगे बढ़ाना है, अपनी बॉडी को उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए बेसिक लाइफ प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है. तो 6 इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, फटाफट हम देख लेते हैं. पहला है मेटाबॉलिज्म, सेकंड है रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड है मूवमेंट, फोर्थ है ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन इज फिफ्थ, सिक्स्थ है रिप्रोडक्शन. अब बाय वन हम हर पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. तो पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की. मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक प्रकार से केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चलती रहती है. हमारी बॉडी में यदि कोई काम हो रहा है तो प्रोसेस होगी तभी तो काम होगा. हमारी बॉडी में कुछ भी बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें किसके द्वारा होगी, सारी प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस होगी, मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगी. ठीक है. तो 2 टाइप से मेटाबॉलिज्म होता है. पहला होता है कैटाबॉलिज्म या सेकंड होता है एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है breakdown of complex chemical substances into simpler components. कैटाबॉलिज्म का मतलब breakdown of complex chemical substances into simpler कंपोनेंट. मतलब एक ग्रुप है, मतलब पार्टिकल्स का एक पूरा बंच है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो अलग अलग पार्टिकल में ब्रेकडाउन हो गया, तो वो हो गई वो प्रोसेस हमारी कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, एक टाइप है कैटाबॉलिज्म. मतलब कॉम्प्लेक्स जब अलग अलग पार्ट में टूट गया तो उसे कहेंगे हम कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म, द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट्स. मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलके, छोटे छोटे से केमिकल सब्सटेंस मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जनरेट कर ले, बड़ा कॉम्प्लेक्स बिल्डअप कर ले, तो उसे कहेंगे हम एनाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें प्रोटीन. जब प्रोटीन अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं,
वो एक मिल के एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, मतलब एक प्रोटीन का डेवलप कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम एनाबॉलिज्म। और प्रोटीन है वो अलग अलग पार्ट में टूट के अमीनो एसिड बना देता है, तो उसको कहेंगे हम कैटाबॉलिज्म। हम एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके बात करें, यदि आपको प्रोटीन का एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है तो बूंदी का लड्डू सबने देखा है। बूंदी के लड्डू को यदि हम यदि पूरा लड्डू है तो इट्स कॉल्ड प्रोटीन। बूंदी का लड्डू इट्स कॉल्ड पूरा प्रोटीन। तो वो बात हो गई हमारी एनाबॉलिज्म की, मतलब कि अलग अलग छोटी छोटी सी बूंदी ने मिलके पूरा एक कॉम्प्लेक्स, एक पूरा लड्डू बिल्डअप कर दिया, तो इट्स कॉल्ड एनाबॉलिज्म। बट वही लड्डू टूट के बिखर गया और उसके अलग अलग बूंदी जो है, बूंदी का जो पार्टिकल है वो अलग अलग ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो इट्स कॉल अबाउट कैटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस है रिस्पॉन्सिवनेस। जो हमारी लिविंग थीम्स होती है वही रिस्पॉन्स शो करती है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें, यदि हम एग्जाम्पल देखें लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थीम का। आप लिविंग थीम है और चेयर, आपकी एक चेयर है, वो नॉन लिविंग थीम है। आपने चेयर को उठाया और उसको फेंक दिया, तो कोई भी चेयर होगी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। आपने उसको फेंका, आपने जहाँ उसे फेंका वो वहीं पर जाके गिर जाएगी। बट इसकी ही जगह आपने किसी भी लिविंग थिंग को फेंक दिया, मतलब आपने आपके ही एक फ्रेंड को उठाया और फेंक दिया, या उसको आपने एक थप्पड़ मार दिया, तो वो प्रॉपर जिस तरीके से आपने उसको रिस्पॉन्स किया है वही रिस्पॉन्स आपको रिटर्न में वो देगा। यदि आपने उसे थप्पड़ मारा है तो वो भी आपको थप्पड़ मारेगा। तो लिविंग थिंग्स में हम प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं। प्लांट्स भी हमें रिस्पॉन्स करते हैं। यदि हम प्लांट्स का कोई पत्ता तोड़ दें, कोई हमारी लीफ हमने उसको तोड़ दिया, हमने पेड़ काट दिया, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा? कुछ दिनों बाद वो सूखते जाएगा, पत्तियां जो है वो सूखती जाएगी, मुरझाती जाएंगी, तो वो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हमें रिस्पॉन्स को शो करती है। अब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स शो करती है वो हम देखते हैं। बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज। हमारी बॉडी की एक बहुत खासियत होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो बाहर के एटमॉस्फेयर से खुद को ढाल लेती है और अपने उसी के ही हिसाब से वो रिस्पॉन्स को शो करती है, और अपने हिसाब को अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर, अपने बॉडी के फंक्शंस को, या अपने बॉडी का जो भी एबिलिटी होती है उसको वो डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स करती है और चेंज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, बाहर का मौसम ठंडा हुआ, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, हम साउंड को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी ने हमें आवाज़ लगाई तो हमारा बॉडी एकदम उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, और उस साउंड के लिए हम उसको जवाब देते हैं। जो भी साउंड होता है उसके लिए हम उसे जवाब दे देते हैं। नर्व्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड मसल सेल्स। जो हमारी नर्व्स होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें आते हैं। जैसे आप बात करेंगे फॉर एग्जांपल, आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाने में चाय का जो पतीला होता है वो आपको एकदम से गर्म लग गया, तो आपने एकदम से अपना हाथ हटा लिया। क्यों हटाया? क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसने सीधे ब्रेन में मैसेज पहुंचाया कि आपको गर्म लगा है, आपको जला है, तो आपने एकदम से हाथ हटाया। क्योंकि आपके जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसने ब्रेन को मैसेज पहुंचाया कि आपको हाथ हटाना है, तो आपने उसके लिए रिस्पॉन्स किया। तो ये बात हो गई नर्व्स की। नर्व्स भी हमारी रिस्पॉन्स करती है। मसल सेल्स, कॉन्ट्रेक्शन, हमारी बॉडी भी मसल्स, जो हमारी जो मसल्स है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तो मसल सेल भी हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्स शो करती है। थर्ड है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में हम देखेंगे मोशन ऑफ द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी है वो पूरे मूवमेंट्स करती है, हम जैसे चाहे हमारी बॉडी को मूव करवा सकते हैं। जैसे हम बात करें ऑर्गन, सेल्स एंड टीनी सब सेलुलर सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी मूव करते हैं, जो हमारे सेल्स हैं एंड टाइनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारी बॉडी में इधर से उधर मूव कर सकते हैं। लेग मसल्स मूव दैट बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारी जो लेग मसल्स है वो भी मूव करती है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव करते हुए जा सकते हैं। फोर्थ है ग्रोथ।
इंक्रीज इन बॉडी साइज, ग्रोथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। यदि ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा बॉडी बढ़ेगा ही नहीं और हम आगे कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, इट्स कॉल्ड ग्रोथ। ड्यू टू एन इंक्रीज इन एक्साइटिंग सेल्स, नंबर ऑफ सेल और बोथ। ठीक है, ग्रोथ कैसे होगा, किसकी वजह से होगा? या तो हमारी बॉडी में जो सेल ऑलरेडी मौजूद है वही सेल अपना साइज बढ़ा ले, या फिर नई सेल डेवलप हो जाए, या दोनों काम हो जाए। तो इन सब से हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है। इन बोन ग्रोथ मटेरियल बिटवीन सेल इंक्रीज, जो हमारी बोन है उसके अंदर भी एक ग्रोथ मटेरियल होता है जिसकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज होती है। एक प्रकार से एग्जाम्पल था ग्रोथ में। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। मतलब डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि हमारी सेल अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से स्पेशलाइज्ड स्टेट तक जाके डेवलप होती है, उसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। सेल हैव specialized structure and function that differ from precursor cell। हर सेल का अपना एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है और उसके साथ में उसका एक फंक्शन होता है। हमने पहले भी इसकी बात की थी कि हर सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और अपना एक फंक्शन होता है जो उसे उसकी प्रिकर्सर सेल से अलग बनाता है। स्टेम सेल्स गिव्स राइज टू सेल दैट अंडरगो डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्टेम सेल जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करें एक एग्जाम्पल की, एक और एग्जाम्पल की। तो एक फर्टिलाइज एग है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रिकर्सर सेल है। फर्टिलाइज एग जो है वो एक प्रकार से प्रिकर्सर सेल है। फर्टिलाइज एग से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है फीटस, फीटस से बनता है इन्फेंट, इन्फेंट से बनता है चाइल्ड, और चाइल्ड से एक एडल्ट, एक पूरी ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी हमें मिल जाती है। तो ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस है जो फर्टिलाइज एग से एक एडल्ट तक की प्रोसेस फॉलो करती है और एक प्रकार से पूरा लाइफ प्रोसेस जो है डिफरेंशिएशन का उसको बनाती है। अब नेक्स्ट एंड थर्ड हमारा है सिक्स्थ एंड लास्ट है रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे कुछ सेल्स जो होती है वो फॉर्म होती है। किस लिए होती है? या तो हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ करना है, ठीक है, हमारी सेल्स को ग्रोथ करना है, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ग्रोथ करना है, उसके लिए हमारी न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म हो रही है। उसके बाद हमारी कुछ सेल है और हमें उसे रिपेयर करना है, तो उसकी वजह से न्यू सेल हमारी फॉर्म हो रही है। या फिर हमारी किसी भी सेल को हमें रिप्लेस ही कर देना है, कोई सेल हमारी डैमेज हो गई है, हमें उसे रिप्लेस कर देना है, तो वो हमें एक नया सेल दे देता है, तो एक नई सेल हमारी फॉर्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमारी आती है रिप्रोडक्शन में। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल सेल भी हमारी प्रोडक्ट हो जाती है, वो भी हमारा पार्ट हो जाता है, वो भी हमारा प्रोसेस फॉलो हो जाता है रिप्रोडक्शन में। तो इट्स ऑल अबाउट levels of structure, organized and body system, basic life process and general introduction of anatomy and physiology. Thank you.